अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। बच्चा लोग, इस टॉपिक में हमारे क्वेश्चन में हमें दिया क्या होगा? एन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। व्हाट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन? हमारे क्वेश्चन में हमें क्या दिया होगा? तो इस टॉपिक में ना हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया होगा। किसका बैलेंस शीट दिया होगा? बैलेंस शीट ऑफ ओल्ड कंपनी, एंड इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन न्यू कंपनी जिसने टेक ओवर किया उसका भी बैलेंस शीट दिया होगा। सेकेंड, एडिशनल इंफॉर्मेशंस विल बी गिवन। Additional information, that is terms and conditions of amalgamation, absorption and external reconstruction. ये क्वेश्चन में दिया होगा। अब क्वेश्चन देखकर व्हाट वी हैव टू प्रोवाइड, हमें क्या प्रेजेंटेशन में देना है? तो सबसे पहले बच्चा लोग हमें कैलकुलेशन दिखाना होगा ऑफ परचेज कंसीडरेशन। सबसे पहले क्या करना होगा? कैलकुलेशन ऑफ व्हाट? परचेज कंसीडरेशन. Purchase consideration means an agreed amount which is paid by buyer of a business to the seller of a business. तो वो पीसी का कैलकुलेशन करना होगा। आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ पीसी, ओल्ड कंपनी लिक्विडेट हो रही है तो हमें उसके बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करना होगा। क्लोज द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी। थर्ड, न्यू कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई या जो एग्जिस्टिंग न्यू कंपनी ने टेक ओवर किया ओल्ड कंपनी को, उसकी बुक में परचेज से जुड़ा हुआ सारा एंट्रीज करना होगा। रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी। पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी, एंड आफ्टर जर्नल एंट्री न्यू कंपनी का बैलेंस शीट बनाना होगा। ये चारों चीज साथ में एग्जाम में नहीं आएगा, क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। तो एग्जाम में जनरली क्या आएगा? कैलकुलेशन ऑफ पीसी एंड क्लोज द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी, या कैलकुलेशन ऑफ पीसी एंड पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी, या कैलकुलेशन ऑफ पीसी एंड प्रिपेयर न्यू बैलेंस शीट। कभी कभी ऐसा हो सकता है कैलकुलेशन ऑफ पीसी के साथ पास जर्नल एंट्री और न्यू कंपनी का बैलेंस शीट वो भी आ जाए, उसमें क्वेश्चन थोड़ा कंपैरेटिवली लेंथी हो जाता है। तो हम एक एक करके सीखेंगे। आंसर में हमें सबसे पहले क्या प्रेजेंट करना होता है? कैलकुलेशन ऑफ पीसी। तो हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए मेथड्स ऑफ परचेज कंसीडरेशन। मेथड्स ऑफ परचेज कंसीडरेशन। बच्चा लोग, परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स हैं। There are 3 methods for calculation of purchase consideration. First method, PC by lump sum method. Second method, PC by payment method. And third, PC by net assets method. PC by lump sum method, PC by payment method, PC by net assets method. ये 3 मेथड होते हैं। एक एक करके हम तीनों मेथड सीखेंगे। लम्प सम मेथड क्या होता है? PC by lump sum method. In case of lump sum method, say for example, A लिमिटेड ने B लिमिटेड का बिजनेस खरीदा। A लिमिटेड ने B लिमिटेड का बिजनेस खरीदा। इन रिटर्न A लिमिटेड ने 1 करोड़ रुपए दिया। डायरेक्टली क्वेश्चन में दे दिया होगा, बिजनेस का 1 करोड़ रुपए दे दिया। तो ये 1 करोड़ रुपए क्या है?
ये 1 करोड़ रुपए परचेस कंसिडरेशन अमाउंट। एक फिक्स अमाउंट क्वेश्चन में दे ही दिया होगा, लमसम अमाउंट, देयर विल बी नो एडजस्टमेंट रिलेटेड टू दैट, डायरेक्टली दे दिया होगा कि इतना 1 करोड़ रुपए ए लिमिटेड बी लिमिटेड को दे रहा है। हाँ, उसमें बाइफर्केशन देना होगा कि 1 करोड़ में से कैश कितना दिया, शेयर कितना दिया, डिबेंचर्स कितना दिया हो। इसमें कभी कभार ऐसा हो सकता है कि कैश दिया समझो 20 लाख का, शेयर्स दिया 70 लाख का, बचा हुआ डिबेंचर्स दिया, तो बचा हुआ डिबेंचर्स दिया मतलब 10 लाख का डिबेंचर्स दिया। सो इन केस ऑफ पीसी बाय लमसम मेथड, in case of PC by lump sum method, any one mode will come as a balancing figure. In case of lump sum method, one fixed amount will be given, which is paid by buyer of a business to the seller of a business. मेरे एग्जाम्पल में 1 करोड़ रुपए, so that fixed amount, lump sum amount 1 crore is a PC amount. इसमें से कितना कैश देंगे, कितना शेयर्स देंगे, कितना डिबेंचर्स देंगे, वो क्वेश्चन में दिया होगा। बट कभी कभार ऐसा होगा कोई एक चीज बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट, पीसी बाय पेमेंट मेथड। पीसी बाय पेमेंट मेथड, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड का बिजनेस टेक ओवर किया। सो बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड टेकन ओवर बाय ए लिमिटेड। इन रिटर्न ए लिमिटेड पेमेंट कर रहा है, कैश दे रहा है 20 लाख, शेयर दे रहा है 80 लाख, डिबेंचर्स दे रहा है 25 लाख। क्वेश्चन में ऐसा दे दिया, ए लिमिटेड पेड to B Limited 20,000 cash, share worth rupees 80 lakh and debenture of rupees 25 lakh. All the modes of payment is given in the question. सारे मोड्स का डिटेल दिया है। यहां पर ना डायरेक्टली एक अमाउंट ही दे दिया था 1 करोड़ रुपए, यहां पर अमाउंट नहीं दिया है, यहां पर सारे मोड्स दिए, कैश कितना दिया, शेयर कितना दिया, डिबेंचर्स कितना दिया। तो हम क्या करेंगे, सारे मोड्स का टोटल कर देंगे, सारे मोड्स का टोटल कर देंगे, एंड द टोटल ऑफ ऑल द मोड्स इज परचेज कंसीडरेशन अमाउंट। दिस इज माय पीसी अमाउंट। इन दिस मेथड कोई भी मोड बैलेंसिंग फिगर आ ही नहीं सकता, क्योंकि सारे मोड का टोटल ही तो आपका पीसी अमाउंट है। बट इन केस ऑफ लमसम मेथड, वन मोड ऑफ पेमेंट विल कम एज अ बैलेंसिंग फिगर। तो पीसी बाय लमसम मेथड एक फिक्स अमाउंट दे दिया होगा, पीसी बाय पेमेंट मेथड फिक्स अमाउंट नहीं दिया होगा, मैंने क्या क्या पेमेंट किया, कैश कितना दिया, शेयर्स कितना दिया, डिबेंचर्स कितना दिया, दैट डिटेल विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, एंड द एग्रीगेट ऑफ ऑल द मोड्स will be considered as PC amount. This is known as PC by payment method. Next, after PC by payment method, third method, net assets method. नेट असेट्स मेथड। बच्चा लोग, क्वेश्चन में फिक्स अमाउंट दे दिया मतलब लमसम मेथड, क्वेश्चन में सारे मोड्स दे दिए मतलब पेमेंट मेथड। लेकिन अगर क्वेश्चन में लमसम अमाउंट भी नहीं दिया, मोड्स ऑफ पेमेंट भी नहीं दिया, दोनों नहीं दिया, तो समझ जाना ऐसे टाइप के सम में हमें पीसी का कैलकुलेशन करना पड़ेगा बाय यूजिंग नेट असेट्स मेथड। परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना होगा बाय यूजिंग नेट असेट्स मेथड। नेट असेट्स मेथड कैसे कैलकुलेट करना है वो मैंने अभी तक नहीं सिखाया, बट हमें एग्जाम में पता कैसे चलेगा कि नेट असेट्स मेथड यूज करना है। तो सिंपल 2 पॉइंट याद रखो, लमसम अमाउंट नहीं दिया, सारे मोड्स ऑफ पेमेंट नहीं दिए, तो बाय डिफॉल्ट थर्ड मेथड ही ऑप्ट करना पड़ेगा। अब ये थर्ड मेथड कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो से फॉर एग्जांपल आपने जिस कंपनी का बिजनेस खरीदा, बिजनेस मतलब क्या, असेट्स एंड लायबिलिटी,
क्वेश्चन में दिया है उसका असेट्स है 1 करोड़ का, उसकी लाइबिलिटी है 20 लाख की. Assets is worth rupees 1 crore, liability is worth rupees 2 lakh. So net assets मतलब होता है assets minus liability. Assets minus liability. Net amount 80 lakh will be considered as PC amount. In case of net assets method, we have to use one formula. वो फॉर्मूला क्या है वो समझाने से पहले असेट्स माइनस लाइबिलिटी क्यों किया, होप सो ये आपको समझा होगा. सो ना ये 1 करोड़ माइनस 20 लाख कर दिया, 80 लाख आ गया. बट इट इज नॉट नेसेसरी कि कंपनी का जिसका आपने बिजनेस टेक ओवर किया उसके बुक में जितना असेट्स है, उसकी बुक में जितनी लाइबिलिटी है, न्यू कंपनी सब टेक ओवर करे. इट इज नॉट कंपल्सरी. ए लिमिटेड अगर बी लिमिटेड का बिजनेस टेक ओवर कर रही है तो ए लिमिटेड को जिस असेट्स की रिक्वायरमेंट होगी वही असेट्स टेक ओवर करेगा, जिस लाइबिलिटी की रिक्वायरमेंट होगी वही टेक ओवर करेगा. बी लिमिटेड की बुक्स में इट डज नॉट मीन उसका मैं सारा असेट सारी लाइबिलिटी टेक ओवर कर लूं. क्यों लूं भाई, जब मुझे जरूरत ही नहीं है तो मैं वो असेट्स वो लाइबिलिटी टेक ओवर क्यों करूं. I will take over only those assets, those liability which is used in a business. So while computing purchase consideration, आप सारे assets का वैल्यू मत लो, आप उसी assets का वैल्यू लो जो आपने टेक ओवर किया. आप सारी लाइबिलिटी का वैल्यू मत लो, आप उसी लाइबिलिटी का वैल्यू लो जो आपने टेक ओवर किया. और टेक ओवर करने के बाद बुक में बी लिमिटेड में जो वैल्यू लिखी है वो मत लो, एग्रीड वैल्यू लो. ये क्या होता है सर, एग्रीड वैल्यू मतलब ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड एसेट्स किस वैल्यू पर टेक ओवर किया. बी लिमिटेड तो अपनी बुक में कोई भी वैल्यू लिखकर रखेगा बैलेंस शीट में, असेट्स को ओवर वैल्यू करके लिख सकता है, लाइबिलिटी को अंडर वैल्यू करके लिख सकता है. मैं कैसे मान लूं, तो मैं एट प्रेजेंट उसका मार्केट वैल्यू कितना है वो पता करूंगा, एंड बेस्ड ऑन दैट आई विल मेक पेमेंट टू बी लिमिटेड. तो यहां पर सिंपल असेट्स माइनस लाइबिलिटी इज नॉट अ फॉर्मूला. नेट असेट्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला इज assets taken over at agreed value. Assets taken over at agreed value minus liabilities taken over at agreed value. जितने भी असेट्स टेक ओवर किया उसका पहले एग्रीड वैल्यू लो, माइनस जितनी भी लाइबिलिटी टेक ओवर की उसका एग्रीड वैल्यू लो. assets minus liability, the net amount is known as purchase consideration amount. So पहले टेक ओवर का मतलब समझ में आना चाहिए और एग्रीड वैल्यू का मतलब समझ में आना चाहिए. टेक ओवर मतलब उसके बैलेंस शीट में, बी लिमिटेड के बैलेंस शीट में जितना असेट्स है मैं सब क्यों टेक ओवर करूं, हमें जितने असेट्स की रिक्वायरमेंट है बिजनेस में हम वही असेट्स टेक ओवर करेंगे. Now, अंडर पीसी बाय नेट असेट्स मेथड, ये जो पीसी अमाउंट आया होगा क्वेश्चन में दिया होगा कि इस पीसी में से सम अमाउंट इज पेड इन कैश, सम अमाउंट पेड थ्रू डिबेंचर एंड बैलेंस इज पेड थ्रू शेयर्स. तो यहां पर भी नेट असेट्स मेथड में भी कोई एक मोड ऑफ पेमेंट बैलेंसिंग फिगर आ सकता है. मतलब मोड ऑफ पेमेंट या तो लमसम मेथड में बैलेंसिंग फिगर आएगा या तो नेट असेट्स मेथड में बैलेंसिंग फिगर आएगा. इन केस ऑफ पेमेंट मेथड कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई मोड ऑफ पेमेंट बैलेंसिंग फिगर आए. Now, in question, agreed value will be given for the assets. And if agreed value is not given in the question, then book value will be considered as agreed value. क्वेश्चन में दिया लैंड एंड बिल्डिंग टेक ओवर किया, बट बताया नहीं उसका मार्केट वैल्यू कितना है, एग्रीड वैल्यू कितना है.
तो मैं कंसीडर करूंगा बुक में जो वैल्यू है उसी वैल्यू पर टेक ओवर किया। अगर किसी दूसरे वैल्यू पर टेक करना होता तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन देना चाहिए, नहीं दिया मतलब उसने बुक वैल्यू पर टेक ओवर किया। So if agreed value is not given, book value will be considered as agreed value. Okay. So after completing PC by payment method, net assets method, lump sum method, say for example, A लिमिटेड ने B लिमिटेड को पेमेंट किया, तो A लिमिटेड B लिमिटेड में किसे पे करेगा? परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट A लिमिटेड किसको पे करेगा? A लिमिटेड B लिमिटेड को पे करना, किसे पे करेगा? तो ध्यान से समझो बच्चा लोग, बी लिमिटेड के ओनर मतलब शेयर होल्डर्स, एंड व्हेन आई से शेयर होल्डर, तो शेयर होल्डर मतलब इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. So any amount paid by A Limited to the debenture holder, any amount paid by A Limited to the creditor holders will never be included in purchase consideration amount. मैंने आपका बिजनेस खरीदा तो बीइंग ओनर मैं आपको पेमेंट करूंगा, आपके लाइबिलिटी होल्डर को पेमेंट किया तो वो परचेज कंसिडरेशन में नहीं आएगा. Purchase consideration means agreed amount paid by buyer to the seller of a business, and seller मतलब B limited, तो B limited के ओनर कौन? शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर. सो अगर ए लिमिटेड ने इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ दिया वो पीसी में आएगा, ए लिमिटेड ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कुछ दिया वो पीसी में आएगा, बट ए लिमिटेड ने डिवेंचर होल्डर क्रेडिटर होल्डर को कुछ दिया वो परचेस कंसिडरेशन के कैलकुलेशन में कभी नहीं आएगा. तो सर फिर पेमेंट क्यों कर रहा है ए लिमिटेड डिवेंचर होल्डर को? ए लिमिटेड डिवेंचर होल्डर को पेमेंट कर रहा है, इट मींस बी लिमिटेड का डिवेंचर टेकन ओवर बाय ए लिमिटेड एंड आफ्टर टेकिंग ओवर ए लिमिटेड उसका पेमेंट कर रहा है. Any amount paid to the liability holder will never come in computation of purchase consideration, whether it is PC by lump sum method, PC by payment method, it will never come in the computation of PC. After calculation of purchase consideration, second, we have to close the books of old company. ओल्ड कंपनी ओल्ड कंपनी के बुक्स को क्लोज क्यों करना है? तो बच्चा लोग ओल्ड कंपनी बंद हो गई, लिक्विडेट हो गई, तो जब लिक्विडेशन हो चुका है तो अब बुक्स ऑफ अकाउंट आप क्यों रख रहे हो? क्लोज द बुक्स. एंड फॉर क्लोजिंग द बुक्स आपको ये मालूम होना चाहिए, जैसे हमने डिसोल्यूशन बनाया था तो उसमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था, फर्म डिसॉल्व हो रही थी, ऐसे यहाँ पर कंपनी बंद हो रही है तो हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा. कभी भी याद रखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बंद होगी ना तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ता है. इस रियलाइजेशन अकाउंट में सारे असेट्स, सारी लायबिलिटी को ट्रांसफर किया जाएगा. इंटेंशन रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का क्या है? टू क्लोज असेट्स एंड लायबिलिटी. थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट हम अपने असेट्स और लायबिलिटी को क्लोज करेंगे. अपार्ट फ्रॉम क्लोजिंग असेट्स एंड लायबिलिटी, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन any profit or loss will be recorded in realization account. Second, we have to prepare equity shareholders account. इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट क्यों बनाना है? तो इक्विटी शेयर होल्डर को हमें पेमेंट करना है. न्यू कंपनी ने ओल्ड कंपनी के शेयर होल्डर को पेमेंट किया होगा, कितना पेमेंट किया वो सारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बनाना पड़ेगा. टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू इक्विटी शेयर, वी हैव टू प्रिपेयर इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट. Similar to that, to record all the transaction related to preference shareholder, we have to prepare preference shareholder account. Next, we have to prepare cash bank account.
अगर याद करोगे ना डिसोल्यूशन, तो उससे जैसा मिल रहा है रियलाइजेशन अकाउंट, वहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे और फिर कैश बैंक बनाते थे। पार्टनर्स कैपिटल इसलिए बनाते थे क्योंकि पार्टनर्स ओनर थे, यहाँ पर ओनर इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, इसलिए इन दोनों का अकाउंट। ये 4 अकाउंट के अलावा आपने अपना बिजनेस न्यू कंपनी को बेचा है, तो रिटर्न में न्यू कंपनी से पैसा मिलेगा, तो इसके लिए हमें न्यू कंपनी अकाउंट बनाना पड़ेगा। रियलाइजेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट, न्यू कंपनी अकाउंट। न्यू कंपनी से परचेस कंसिडरेशन में क्या मिलेगा? कैश, शेयर्स, डिबेंचर। कैश मिला तो वो कैश बैंक में चला जाएगा, शेयर्स और डिबेंचर्स मिला तो उसका अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसे हम बोलेंगे सिक्योरिटीज इन न्यू कंपनी अकाउंट। सिक्योरिटीज इन न्यू कंपनी अकाउंट, शेयर्स इन न्यू कंपनी अकाउंट, डिबेंचर्स इन न्यू कंपनी अकाउंट। न्यू कंपनी से जुड़े हुए जितनी भी सिक्योरिटीज है उनका अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो हमें ये सारे अकाउंट ओपन करने पड़ेंगे। सो टू क्लोज द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी, हमें ये सारे लेजर अकाउंट बनाने हैं, और ये सारे लेजर अकाउंट बनाने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। वी हैव टू फॉलो सम स्टेप्स। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे? ओल्ड कंपनी का बैलेंस शीट देखेंगे। इस बैलेंस शीट में जितने असेट्स हैं, इस बैलेंस शीट में जितनी लाइबिलिटीज हैं, अब हमें ये अकाउंट कंटिन्यू नहीं रखना है, हमें ये सारे असेट्स, ये सारी लाइबिलिटी अकाउंट क्लोज करना होगा। और क्लोज करने के लिए हर एक असेट्स को, हर एक लाइबिलिटी को ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो लाइबिलिटी ट्रांसफर टू, असेट्स ट्रांसफर टू। लाइबिलिटी कहां पर ट्रांसफर करूं, असेट्स कहां पर ट्रांसफर करूं, अब अभी हम उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन करने वाले। यस, लाइबिलिटी साइड इक्विटी शेयर कैपिटल है। हमारा इंटेंशन बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करना है। बच्चा लोग, इक्विटी शेयर कैपिटल इनफैक्ट लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर मुझे वो रिस्पेक्टिव अकाउंट क्लोज करना है तो मैं उस अकाउंट को डेबिट कर दूंगा। तो अब मुझे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है, तो मैं ये इक्विटी शेयर कैपिटल का बैलेंस इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर करूंगा। फॉर दैट एंट्री विल बी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। So this should be transferred to equity shareholder account on the credit side. Similar to that, preference share capital has a credit balance. To close preference share capital, entry will be preference share capital account debit to preference shareholder account. तो वो preference shareholder के credit में जाएगा। All reserves and surplus, all past accumulated profit belongs to equity shareholder. It does not belong to preference shareholder. Hence, entire accumulated profit, whether it is of divisible profit, non-divisible profit, statutory reserve, कोई भी profit हो, capital reserve, revenue reserve, कुछ भी हो, वो सब equity shareholder में चला जाएगा, equity shareholder account के credit side. For that, entry will be reserves and surplus account debit to equity shareholder account. For example, general reserve है तो एंट्री होगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। पीएनएल है तो एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। अब इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व्स एंड सरप्लस, इनको छोड़कर कोई भी लाइबिलिटी दिया हो, ऑल अदर लाइबिलिटी, इट कैन बी डिबेंचर्स, it can be bank loan, it can be creditors, it can be bills payable, it can be provision for tax or any other liability. Simple. ये सारी लाइबिलिटीज हमें क्लोज करना है। और मैंने तुमको पहले ही बताया था कि हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया है टू क्लोज असेट्स एंड लाइबिलिटी। तो ये सारी लाइबिलिटी हम कहां पर ट्रांसफर कर देंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। लाइबिलिटी क्लोज करने के लिए इन सबको डेबिट करेंगे, रियलाइजेशन को क्रेडिट करेंगे। क्वेश्चन में दिया होगा डिबेंचर्स नॉट टेकन ओवर, बैंक लोन टेकन ओवर, क्रेडिटर नॉट टेकन ओवर, बिल्स पेबल नॉट टेकन ओवर, प्रोविजन फॉर टैक्स टेकन ओवर।
So whether these liabilities are taken over by new company or not taken over by new company, हमारा इंटेंशन बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करना है, हमारा इंटेंशन बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करना है। हम इन सारी लाइबिलिटी को ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, क्रेडिट साइड। डिबेंचर नॉट टेकन ओवर तो भी एंट्री डिबेंचर टू रियलाइजेशन, बैंक लोन टेकन ओवर तो भी एंट्री बैंक लोन टू रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट, असेट्स। असेट्स हैज अ डेबिट बैलेंस बच्चा लोग, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस, असेट्स का डेबिट बैलेंस। तो फिक्टिशियस असेट्स, all miscellaneous expenditure, example preliminary expenses, discount on share, discount on debenture, share and debenture issue expenses, advertisement for launching a new product, ये सब पुराने लॉसेस है जो कंपनी ने अब तक राइट ऑफ नहीं किया। Now these losses, who will bear these losses? So definitely if the profit belongs to equity shareholder, then losses also belongs to equity shareholder. All these losses should be transferred to equity shareholder account on the debit side. Entry for that, equity shareholder account debit to fictitious assets to miscellaneous expenditure. Generally profit and loss का credit balance होता है, but हमेशा कंपनी profit making हो ऐसा जरूरी नहीं है। Say for example company is a loss making company और profit and loss का debit balance है, so ये loss who will bear this? Definitely equity shareholder. So this loss to be transferred to equity shareholder account debit side. For this entry will be equity shareholder account debit to profit and loss account. Next, important कैश बैंक। आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि कैश बैंक टेक ओवर किया है या नहीं किया। न्यू कंपनी सारे असेट सारी लायबिलिटी टेक ओवर करे ऐसा जरूरी नहीं है। अगर कैश बैंक टेक ओवर कर लिया है न्यू कंपनी ने, इफ द कैश बैंक इज टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी, तो पहले कैश हमारा था अब न्यू कंपनी का है, तो अब हमें क्या करना है, कैश को क्लोज करना है और उसे रियलाइजेशन अकाउंट में पोस्ट कर देना है। एंट्री फॉर दिस रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, क्लोज कैश अकाउंट, बिकॉज ये अब हमारे पास नहीं है, न्यू कंपनी ने टेक ओवर कर लिया। बट इफ इट इज नॉट टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी, नॉट टेकन ओवर, तो कैश बैंक पहले भी हमारा था अभी भी हमारा है, हमारे पास ही पैसा पड़ा हुआ है, देन डोंट क्लोज कैश बैंक अकाउंट। हम क्या करेंगे, कैश बैंक अकाउंट ओपन करेंगे और उसमें ये डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे एज अ ओपनिंग बैलेंस। बाकी सारे एसेट सारी लायबिलिटी के लिए कोई ऑप्शन नहीं, सीधा मैंने जहां बताया वहीं पर पोस्ट कर दो। बट कैश बैंक क्वेश्चन ध्यान से पढ़कर देखना, वेदर दैट कैश इज टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी और नॉट टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी। इफ इट इज टेकन ओवर, then post it to the realization account debit side. But if it is not taken over, open cash bank account as an opening balance, record it. All other assets when I say it include fixed assets, investment, current assets, सब आ गया। वो सारे assets whether taken over or not taken over, they should be transferred to realization account debit side. डेटर नॉट टेकन ओवर, तो भी मेरा इंटेंशन क्लोज करना है, एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। फिक्स एसेट्स टेकन ओवर, एंट्री फिक्स एसेट्स क्लोज करना है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स। सो वेदर टेकन ओवर नॉट टेकन ओवर, ट्रांसफर ऑल अदर असेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड। असेट्स में ऑल अदर असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। ठीक है, अब सुनो बच्चा, तुमने कभी ऐसा देखा होगा, इनफैक्ट करते ही होगे, डेटर्स लेस रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कोई भी वर्ड बोलो, डेटर 10,000, प्रोविजन 1,000, आउटर कॉलम में 9,000। ठीक है, तो अब मुझे डेटर को रियलाइजेशन अकाउंट में पोस्ट करना है।
कितना डेटर रियलाइजेशन में जाएगा, दैट इज माय क्वेश्चन। सोचो। तो बच्चा लोग, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में डेटर 10,000 जाएगा। एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर 10,000। Never pass entry with the net amount because debtor is a separate account, RDD is a separate account. ये दो अलग अलग अकाउंट है जिसका प्रेजेंटेशन करते वक्त बैलेंस शीट में असेट साइड ऐसा डिस्क्लोजर दिया जाता है। मेरा इंटेंशन है बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करना, तो मेरी बुक में डेटर है 10,000, तो क्लोज डेटर करो 10,000 से, और मेरी बुक में RDD है 1,000, तो RDD अकाउंट भी मुझे क्लोज करना है। RDD का क्रेडिट बैलेंस होता है, RDD का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो मुझे अगर ये अकाउंट क्लोज करना है तो एंट्री पास होगी RDD अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। डेटर एंड RDD दे बोथ आर सेपरेट अकाउंट। जब आप कोई प्रोविजन क्रिएट करते हो तो एंट्री करते हो PNL अकाउंट डेबिट टू RDD। एक इफेक्ट PNL के डेबिट में लिखते थे और RDD बैलेंस शीट में डेटर से माइनस करते थे। तो आपकी बुक में दो अकाउंट है, एक RDD अकाउंट है, एक डेटर अकाउंट है। प्रेजेंटेशन में ऐसा दिखाया जाता है। तो हम दोनों अकाउंट क्लोज करेंगे। तो अगर एग्जाम में आएगा RDD, so that RDD to be transferred to realization account credit side. Now, after transferring all the balance sheet item at balance sheet value, at book value, now the second step, record purchase consideration. ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड का बिजनेस खरीदा। फ्री में तो खरीदा नहीं होगा। इन रिटर्न ए लिमिटेड बी लिमिटेड को पेमेंट करेगा। द अमाउंट विच इज पेड बाय ए लिमिटेड टू बी लिमिटेड इज नोन एज परचेज कंसीडरेशन अमाउंट। तो बी लिमिटेड अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगा, बी लिमिटेड अपनी बुक में रिकॉर्ड करेगा कि उसे ए लिमिटेड से कितना पैसा मिलने वाला है। ही विल रिकॉर्ड द अमाउंट ऑफ परचेज कंसीडरेशन विच इज रिसीवेबल फ्रॉम ए लिमिटेड। मिला नहीं, पहले रिकॉर्ड कर रहा है कि अपना बिजनेस को इतने में बेच रहा है। और व्हेन आई से बिजनेस, बिजनेस मतलब assets and liability, business means assets and liability। और एट प्रेजेंट हमने वो सारा असेट सारी लाइबिलिटी किस अकाउंट में पोस्ट कर दिया है? रियलाइजेशन अकाउंट में। सो इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग परचेज कंसीडरेशन विल बी, पैसा नई कंपनी से मिलने वाला है, न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, new company account debit to realization account. This entry will be passed with purchase consideration amount. New company account is debited because debit the receiver. New company ने business take over किया है। और realization को credit इसलिए किया क्योंकि अपने पास से क्या गया? assets गया, liability गया। तो अगर मैंने assets account close नहीं किया होता तो मैं entry करता new company to assets, but already मेरा assets कहाँ पर जा चुका है? Realization में। Hence all the entries should be passed through realization account. New company account debit to realization account. Next step, third step, discharge purchase consideration. Discharge purchase consideration. Now discharge purchase consideration means payment of purchase consideration by new company. न्यू कंपनी ने पेमेंट क्या होगा? परचेज कंसिडरेशन का मतलब बीइंग अ ओल्ड कंपनी मैंने रिसीव किया होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मुझे अगर कैश मिला होगा तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट,
मुझे न्यू कंपनी का शेयर्स मिला तो शेयर्स इन न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट। मुझे डिबेंचर्स मिला होगा तो डिबेंचर्स इन न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट। जितना भी मिला वो सब डेबिट 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 किससे मिला? न्यू कंपनी से, टू न्यू कंपनी अकाउंट, टू न्यू कंपनी अकाउंट। नेक्स्ट देखो बच्चा लोग, ऐसा असेट्स, ऐसी लायबिलिटी जो न्यू कंपनी ने टेक ओवर कर लिया वो तो ठीक है, लेकिन समझो कुछ असेट्स न्यू कंपनी ने टेक ओवर नहीं किया, तो ऐसा असेट जो न्यू कंपनी ने टेक ओवर नहीं किया, डेफिनेटली अब मैं बिजनेस तो नहीं कर रहा हूं कि वो मैं मेरे पास रखूंगा, तो हम ऐसे असेट्स को बेच देंगे। हम किसकी बुक में? हम ओल्ड कंपनी की बुक में। से फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग इज नॉट टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी, सो इफ लैंड एंड बिल्डिंग इज नॉट टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी, तो बीइंग एन ओल्ड कंपनी मेरे लिए वो असेट्स का कोई यूज नहीं, क्योंकि मैं बिजनेस तो कर नहीं रहा हूं, तो मैं ऐसे असेट्स को अब बेच दूंगा। फोर्थ स्टेप, सेल ऑफ असेट्स sale of assets not taken over by new company. Sale of assets not taken over by new company. For that entry will be, पैसा आएगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू realization account. Why realization account? Because all the assets has been transferred to realization account, hence entry should be passed through realization account. नॉर्मली असेट्स बेचा, लैंड बिल्डिंग बेचा तो एंट्री होती कैश टू लैंड एंड बिल्डिंग, बट यहाँ पर वो ऑलरेडी लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइजेशन अकाउंट में जा चुका है, मेरा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट क्लोज हो चुका है। तुमने जब यहाँ पर अदर असेट्स को ट्रांसफर किया होगा तो एंट्री हुआ होगा रियलाइजेशन टू लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, अब सारी एंट्री मुझे रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू करनी है। असेट्स था 10,000 का, हमने उसे बेचा 9,000 में। assets of rupees 10,000 was sold for rupees 9,000. So question arise, ये एंट्री यही होगी या हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा?